हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल एमपी बोर्ड वाला। और आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं हमारे फर्स्ट 2 चैप्टर्स हमारी दोनों बुक के, यानी कि हमारी जो फ्लेमिंगो बुक है उसका चैप्टर नंबर 1 दैट इज द लास्ट लेसन आज हम लोग करेंगे 1 शॉट फॉर्मेट में। साथ ही साथ हम लोग हमारी विस्तास बुक का फर्स्ट चैप्टर करने वाले हैं विच इज दी 3rd लेवल। तो ये दोनों ही चैप्टर्स आपके इस वीडियो में डन एंड डस्टेड हो जाएंगे। इसके बाद आई अश्योर यू आपको इन दोनों चैप्टर्स में कोई डाउट नहीं बचेगा, बट आपको सिर्फ एक काम करना होगा इस वीडियो के बाद, दैट इज एनसीईआरटी रीडिंग, क्योंकि अभी मैं आपको समरी के फॉर्मेट में दोनों ही चैप्टर्स क्या है एक्सप्लेन करने वाली हूँ, बट कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल आपकी मिस नहीं होगी। साथ ही साथ जो भी इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं मैं आपको बताती जाऊंगी। एंड एमसीक्यू कहाँ से बन सकते हैं दैट विल ऑल्सो बी टोल्ड। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम लोग शुरू करते हैं हमारे लेक्चर के साथ, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है हमारा दी लास्ट लेसन। अब मैम हमारी बुक फ्लेमिंगो उसका पहला चैप्टर ही दी लास्ट लेसन, कुछ बात समझ नहीं आई कि लास्ट लेसन कैसे, ये नाम क्या है। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताती हूँ कि इस चैप्टर का नाम दी लास्ट लेसन क्यों है। बेसिकली हमें ना थोड़ा सा इंग्लिश से हटके ज्योग्राफी समझनी पड़ेगी, ठीक है। पूरे वर्ल्ड में बहुत अलग अलग क्या होते हैं देश हैं, एक है फ्रांस, ठीक है, और एक ऐसा देश है अभी जर्मनी। ये जर्मनी अभी है प्रेजेंट और फ्रांस भी अभी है प्रेजेंट। बट ये जो चैप्टर है ना बेटा, ये 1870 से 1871 के टाइम का है, जब क्या चल रहा था, जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर चल रहा था। क्या चल रहा था? फ्रैंको प्रूशियन वॉर, ठीक है। क्या चल रहा था? फ्रैंको प्रूशियन वॉर। अब ठीक है मैम, थोड़ा समझ आ रहा है कि फ्रैंको तो फ्रांस होगा, बट ये प्रूशियन वॉर क्या है? तो तब बेसिकली जर्मनी को क्या बोलते थे? प्रूशिया बोलते थे। तब बेसिकली जर्मनी को क्या बोलते थे? प्रूशिया बोलते थे। अब अगर आप इस समय का ध्यान रखो थोड़ा सा, अगर आपको पता हो तो इस समय तक कोई भी वॉर वगैरह नहीं हुए थे, तो तब प्रूशिया बोला जाता था। बट आफ्टर द वॉर्स इस जगह को अभी प्रेजेंट डे हम जर्मनी से जानते हैं, तो इसका नेम जर्मनी कर दिया, बट पहले इसको हम प्रूशिया बोलते थे। तो ये जो चैप्टर है 1870 से 71 के टाइम पे है, जब एक फ्रैंको प्रूशियन वॉर का टाइम था। अब यहाँ पे क्या हुआ? लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? फ्रांस एक तरफ था और प्रूशिया एक तरफ था। तो क्या हुआ? कोई एक तो जीता होगा, तो कौन जीता? प्रूशिया जीत गई, ठीक है, प्रूशिया जीत गई। अब प्रूशिया जीत गई फ्रांस से वॉर में, तो प्रूशिया अपना डोमिनेंस दिखाएगी ना, मतलब जीत गई तो अपना कुछ दबदबा दिखाएगी। तो इसने इस तरीके से अपना दबदबा दिखाया कि फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी फ्रांस के 2 राज्यों में, कौन से राज्य? एक है एल्सेस, दूसरा है लॉरेन, एक ऑर्डर पास कराया, ठीक है। एक क्या कराया? एक ऑर्डर पास कराया। क्या ऑर्डर पास कराया? ऑर्डर ये पास कराया कि इनकी जो लैंग्वेज है, ठीक है, ध्यान देना, इनकी जो लैंग्वेज है, क्या लैंग्वेज होगी फ्रांस के लोगों की? फ्रेंच लैंग्वेज होगी। जैसे हम इंडिया के लोग हैं, हमारी हिंदी लैंग्वेज है, वैसे ही फ्रांस के जो लोग हैं इनकी जो फ्रेंच लैंग्वेज थी, इनको ऑर्डर ये कराया कि अब तुम अपनी मातृभाषा का उपयोग नहीं कर सकते। तुम क्या बोलोगे? तुम हमारी मातृभाषा बोलोगे। अब यहाँ पे ये होता कि धीरे धीरे फिर इनके त्योहार ले लिए जाते, धीरे धीरे इनकी पूरी संस्कृति ले ली जाती, जिस वजह से ये जो देश है ये अपनी पूरी पहचान खो देता। यानी अगर एक सबसे पहले अगर इसकी भाषा ले ली गई, तो धीरे धीरे इसकी पूरी क्या चली जाएगी? इसकी पूरी आइडेंटिटी चली जाएगी, इसकी पूरी क्या है? पहचान चली जाएगी। सब उसको फिर प्रूशिया के नाम से ही जानेंगे, क्योंकि भाषा वही यूज हो रही है। तो ये देश एक तरीके से क्या है? बहुत ही ज्यादा वीक हो जाएगा। अब इन्होंने बोला ठीक है, तुम फ्रेंच मत बोलो, तो फ्रेंच की जगह पे क्या बोलो? तो फ्रेंच की जगह पे बोला कि आप लोग अब जर्मन बोलोगे। जर्मन क्या है? जर्मन है प्रूशिया की भाषा, मतलब जर्मनी जो आज देश है वहां पे जर्मन बोली जाती है।
होती है। तो एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रहेगी कि जब भी हम आंसर राइटिंग में कंट्री की बात करेंगे तो हम फ्रांस और प्रूशिया या जर्मनी बोलेंगे, ठीक है। जब भी हम भाषा की बात करेंगे, लैंग्वेज की बात करेंगे, तो हम फ्रेंच और जर्मन बोलेंगे। तो ये जो चैप्टर है ये उसी दिन का है जिस दिन फ्रांस के एक राज्य में, एल्सेस में, सभी लोगों को पता चला था कि आज मतलब हमारा आखिरी लेसन है, लास्ट क्लास है हमारी फ्रेंच में, हमारी मातृभाषा में, और आज के बाद हमें जर्मन बोलनी है। तो ठीक है, ये थी दो भाषा के बारे में। अब जैसे एल्सेस और लॉरेन क्या है, जगह है कहाँ पे, फ्रांस में, वैसे ही बर्लिन एक जगह है, कहाँ पे, बर्लिन एक जगह है, मतलब तब प्रूशिया में और आज जर्मनी में। तो आज में जर्मनी का कैपिटल बर्लिन ही है, पर तब जर्मनी का नाम प्रूशिया था तो उसका कैपिटल बर्लिन कहलाता था। तो ऑर्डर आया था, कहाँ से आया था, प्रूशिया के कैपिटल से, बर्लिन से, कि फ्रेंच अब नहीं पढ़ा सकते, अब क्या पढ़ाई जाएगी, जर्मन पढ़ाई जाएगी। तो एल्सेस के एक स्कूल में एक बच्चा था जिसका नाम है फ्रांस, जिसका क्या नाम है, जिसका नाम है फ्रांस, जो इस चैप्टर का नरेटर भी है। यानी ये चैप्टर जब आप एनसीईआरटी में पूरा रीड करोगे तो आपको इस बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से पता चलेगा कि क्या हुआ, इसके सोच विचार वो आपको बताएगा, आपको प्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा नरेटर है और ये बताता है कि कैसे सब लोग आज बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट में हैं। क्योंकि जो भी फ्रांस के लोग थे उन्होंने अपनी मातृभाषा पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और उन्होंने अपनी लैंग्वेज को बहुत ही ज़्यादा लाइटली लिया। अब इनको बहुत शर्म महसूस हो रही है कि अब आज के बाद हमें अपनी भाषा पढ़ने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इन्हें गिल्ट हो रहा है, इन्हें कह लो पछतावा हो रहा है कि काश ये समय रहते क्या कर लेते, पढ़ाई कर लेते। एक और मेन कैरेक्टर है इस चैप्टर के, एम हैमिल, जो कि फ्रांस के एल्सेस में फ्रेंच ट्यूटर हैं और ये 40 सालों से इसी स्कूल में फ्रेंच पढ़ा रहे हैं। तो जिस दिन इनका लास्ट लेसन था उस दिन स्कूल गए, उस दिन स्कूल में सारे विलेजर्स भी आए थे एम हैमिल को थैंक यू करने कि आपने इतने अपने जीवन के साल इसी स्कूल में पढ़ाते पढ़ाते निकाल दिए। और अब वो पढ़ाई का मतलब भी नहीं निकला ना, क्योंकि अब तो हमारा देश लड़ाई में हार गया, तो अब हमें वैसे भी सबको क्या है, अब जर्मनी सीखनी पड़ेगी। तो जो थीम है पूरे चैप्टर की वो काफ़ी ज़्यादा सैड है, बहुत ही ज़्यादा सब सोरोफुल हैं। जो थीम है चैप्टर की, आप कह सकते हो कि हमें सिखाती है कि हमें अपनी पढ़ाई को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, हमें अपनी भाषा को, अपने देश को, अपने कल्चर को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। साथ ही साथ जो टोन है चैप्टर की, जो पूरा चैप्टर का आइडिया है वो बहुत ही ज़्यादा सैड है, वो बहुत ही ज़्यादा सोरोफुल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सब सैड हो रहे हैं कि क्या माहौल है, कैसा माहौल है। ठीक है, करें स्टार्ट। तो ये मैप हम देख सकते हैं, यहाँ पे ये फ्रांस है और ये जर्मनी है और ये दो जगह हैं लॉरेन और एल्सेस, जहाँ के लिए अभी ऑर्डर आया था, जहाँ के लिए अभी कह लो हुक्म आया था कि इधर फ्रेंच भाषा अब नहीं पढ़ाई जाएगी। सो द लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ द फ्रैंको-प्रूशियन वॉर विच फ्रांस वॉज डिफीटेड बाय प्रूशिया। तो फ्रांस वॉज डिफीटेड यानी फ्रांस उस वॉर में हार गई थी। एंड कौन था प्रूशिया का लीडर? सो इट वॉज बिस्मार्क। तो बिस्मार्क लीडर थे प्रूशिया के एंड उन्होंने लड़ाई पूरी करी थी तो वो जीत गए थे। दिस चैप्टर बाय अल्फोंसो डॉरेट हाईलाइट्स द इम्पैक्ट ऑफ वॉर ऑन कल्चर एंड लैंग्वेज। इस चैप्टर में कल्चर और लैंग्वेज के बारे में हमें बताया जा रहा है कि कैसे हमारी कल्चर इम्पॉर्टेंट है एंड इट रिवॉल्व्स अराउंड फ्रांस अ स्कूल बॉय। तो ये चैप्टर फ्रांस के बारे में है जो कि एक स्कूल बॉय है हु अटेंड्स हिज लास्ट फ्रेंच लेसन आफ्टर एन ऑर्डर मैंडेट्स टीचिंग जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। तो ये बच्चा अपना आखिरी फ्रेंच लेसन आज स्कूल में अटेंड करता है एंड एक ऑर्डर मैंडेट हुआ है, मैंडेट यानी एक ऑर्डर ने मैंडेटरी कर दिया है टीचिंग, एक ऑर्डर ने मैंडेटरी कर दी है, कंपलसरी कर दी है जर्मन पढ़ाना एल्सेस और लॉरेन के स्कूल्स में। ठीक है, अब चैप्टर शुरू कैसे होता है? तो फ्रांस सबसे पहले तो
बता रहा था कि मैं ऑलरेडी आज स्कूल जाने के लिए क्या हूँ, लेट हूँ। लेट फॉर स्कूल, ड्रेड्स टीचर्स स्कोल्डिंग। ड्रेड्स यानी कि ही वॉज स्केर्ड, डरा हुआ था कि टीचर मुझे डांटेंगे। स्कोल्डिंग मतलब डांट पड़ेगी। हैड नॉट लर्नड हिज लेसन ऑन पार्टिसिपल्स, तो आज इनका एक वर्बल टेस्ट होना था पार्टिसिपल्स के बारे में। नाउ व्हाट आर पार्टिसिपल्स, बेसिकली जब हम टेंस सीखते हैं तब हम पार्टिसिपल्स सीखते हैं। तो जब ये लोग फ्रेंच लैंग्वेज में टेंस सीख रहे होंगे, ये लोग भी पार्टिसिपल्स क्या है साथ ही साथ पढ़ रहे होंगे। तो ये बच्चे ने अपना होमवर्क नहीं किया था। होमवर्क में इसको रूल लर्न करके जाना था पार्टिसिपल्स का, तो ये नहीं करके गया था, जिस वजह से क्या हुआ कि ये घबरा रहा था कि स्कूल जाऊंगा क्या होगा, बेइज्जती हो जाएगी। मन नहीं हो रहा था इसका स्कूल जाने का। एंड इसके मन में ख्याल आता है, थिंक्स ऑफ रनिंग अवे, इसके मन में ख्याल आता है कि आज मैं स्कूल बंक कर लेता हूँ एंड स्पेंडिंग द डे आउटसाइड, और बाहर दिन गुजारता हूँ। बाहर मतलब कि बहुत अच्छा मौसम हो रहा है तो वहाँ दिन गुजारता हूँ। The day was warm and bright with birds chirping। ठीक है, तो आज का दिन जो था वो बहुत ही सुहाना दिन था। वैसे तो यहाँ पे बहुत ठंड होती है फ्रांस में, बट आज थोड़ा सा अच्छा गर्माहट वाला मौसम था, तो इसको बाहर ही अपना दिन गुजारने का मन था। साथ ही साथ ही was tempted to watch Prussian soldiers drilling। तो ड्रिलिंग क्या होती है? ड्रिलिंग बेसिकली एक प्रैक्टिस होती है जब सोल्जर्स लेफ्ट राइट लेफ्ट अपने मार्च पास्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे। तो प्रूशिया के सोल्जर्स, इसके देश के नहीं, दूसरे देश के सोल्जर्स अपनी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो इसको वो देखने का मन हो रहा था। टेम्प्टेड यानी कि अट्रैक्टेड, लालच आ रही थी इसके मन में वो सोल्जर्स को प्रैक्टिस करते हुए देखने की। ओवरकम्स टेम्पटेशंस एंड हरीज टू स्कूल, बट छोटा बच्चा था फिर भी इसने अपनी टेम्पटेशंस क्या करी, ओवरकम करी। लालच जो आ रही थी उसको क्या है, साइड किया, बाजू किया और भगा स्कूल की तरफ। अब जब ये स्कूल की तरफ जा रहा था, ये देखता है कि टाउन हॉल बेसिकली एक सेंटर पॉइंट इनके शहर का, वहां पे क्या है, वहां पे बुलेटिन बोर्ड पे, बुलेटिन यानी कि नोटिस बोर्ड पे, जैसे आपके स्कूल में एग्जाम रिलेटेड जो भी नोटिस होते होंगे वो एक जगह पे लग जाते होंगे। अब तो खैर व्हाट्सएप और इन सब के थ्रू भी आ जाते हैं, बट जब पहले व्हाट्सएप और इतना सब नहीं होता था तो सारी चीजें ना एक जगह पे लिखित में लगा देते थे या सेंटर पे आके कोई बता देता था। तो यहाँ पे एक नोटिस बोर्ड था जिसपे सारे नोटिस लग जाते थे। व्हाट्सएप, न्यूज़पेपर ये सब तब नहीं होता था। तो एक क्राउड यानी लोगों का झुंड इसको नोटिस बोर्ड के सामने दिखता है। इट वॉज सोर्स ऑफ ऑल बैड न्यूज, द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट, द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो वो जो नोटिस बोर्ड है, जब से वॉर चल रही है वो नोटिस बोर्ड से हमें बैड न्यूज ही आ रही है, क्योंकि इनका जो देश है वो बार बार वॉर में हार जाता था। कभी इनके सोल्जर्स इतने नंबर में डेड हो जाते थे, कभी कुछ हो जाता था। तो वो नोटिस बोर्ड से इनको सिर्फ और सिर्फ बैड न्यूज आ रही थी कि आज इतने सोल्जर्स मर गए हमारे, आज ये वॉर हम हार गए, आज वो वॉर हम हार गए। तो 2 साल से ये जो नोटिस बोर्ड था, इट वाज अ सोर्स ऑफ बैड न्यूज, यानी जितनी बैड न्यूज मिलती थी वो इसी नोटिस बोर्ड से मिलती थी। फ्रांस वरीज व्हाट द मैटर कुड बी, और फ्रांस चिंतित होता है कि अब क्या हुआ होगा। सरप्राइज्ड बाय द ब्लैकस्मिथ रिमार्क, अब वहां पे कह लो एक अंकल थे जो लोहार थे जिनका नाम वॉटर था, तो उन्होंने फ्रांस को टॉन्ट करा था कि इतनी तेज तेज स्कूल मत जा, तेरे पास बहुत टाइम है, तुम सही समय से स्कूल पहुंच जाओगे। बेसिकली इन्होंने नोटिस पढ़ लिया था। वो नोटिस में क्या था, नोटिस में एक ऑर्डर आया था बर्लिन से कि अब फ्रेंच नहीं पढ़ाई जाएगी। तो उन्होंने वो पढ़ लिया था एंड उन्होंने फ्रांस को टॉन्ट किया कि अब जाने का स्कूल मतलब क्या है, वैसे भी आज आखिरी दिन है, कोई मतलब नहीं है स्कूल, सही पे ही टाइम पे पहुंच के भी क्या ही कर लोगे। सो देयर वाज प्लेंटी ऑफ टाइम टू रीच, मतलब इन्होंने टॉन्ट किया था फ्रांस को। अब फ्रांस जब स्कूल पहुंचता है भगता भगता, हाफता क्योंकि ऑलरेडी लेट था, तो स्कूल का माहौल बहुत अलग होता है। वैसे ठीक है, यूजुअल यानी कि अक्सर स्कूल का माहौल कैसा होता था, अक्सर स्कूल एक बहुत ही हसल बसल से शुरू होता था। हसल बसल यानी शोर शराबा, हल्ला गुल्ला, बहुत ही ज़्यादा क्योस में, बहुत ही ज़्यादा शोर में। बट आज ठीक है, बट आज स्कूल शांत था। वैसे स्कूल में क्या होता था, हसल बसल होती थी, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, मतलब डेस्क के ओपन एंड क्लोज होने की आवाज़ आती थी। लेसन्स रिपीटेड लाउडली इन यूनिसन, जब सभी बच्चे अपने लेसन्स लाउडली रिपीट करते थे तो उसकी आवाज़ आती थी। ठीक है, टीचर्स रूलर स्ट्राइकिंग हार्ड अगेंस्ट द टेबल, तो टीचर अपना रूलर ऐसे ऐसे ठक 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 टेबल पे करके बच्चों को, रूलर मतलब स्केल डराते थे, तो उसकी आवाज़ आती थी। बट आज चेंज सिनेरियो दैट डे, बट आज स्कूल का माहौल पूरी तरह अलग था।
ये क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है। एवरीथिंग वॉज स्टिल एंड क्वाइट एज संडे मॉर्निंग। अब संडे मॉर्निंग क्यों बोला गया है, क्योंकि संडे को सबका ऑफ होता है, कोई काम पे नहीं जाता, तो आज स्कूल में सब कुछ शांत था, जैसे एक संडे मॉर्निंग हो। सभी क्लासमेट्स अपनी जगह पे ऑलरेडी बैठ गए थे। वैसे क्लास में भी सब बच्चे इधर उधर घूमते रहते थे, बट आज इनकी क्लास में सब अपनी जगह पे ऑलरेडी बैठ गए थे। एम हैमिल पेसिंग अप एंड डाउन विद द रूलर अंडर हिज आर्म। तो एम हैमिल स्केल को ऐसे पकड़ के और वॉक कर रहे थे। पेसिंग यानी कि क्लास के एक कोने से दूसरे कोने तक क्या कर रहे थे, घूम रहे थे। फ्रांस फ्राइटेंड टू एंटर। फ्राइटेंड यानी कि अगेन स्केर्ड, तो फ्रांस बहुत ही ज़्यादा डरा हुआ था। एम हैमिल अनएक्सपेक्टेडली काइंड। वैसे एम हैमिल चिड़ करते हैं, बट आज एम हैमिल भी बिल्कुल काइंड थे, कोई उन्होंने डांटा ही नहीं। अब फ्रांस देखता है कि एम हैमिल हैड पुट ऑन हिज ब्यूटिफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड एन एम्ब्रॉयडर्ड ब्लैक सिल्क कैप विच ही वोर ओनली ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज। तो सबसे सरप्राइजिंग बात ये लगी कि एम हैमिल ने आज स्पेशल आउटफिट पहना था, अपना संडे आउटफिट पहना था। अब संडे आउटफिट क्यों बोला गया चैप्टर में इसको, क्योंकि संडे को चर्च जाते हैं सब, तो रेडी होके जाते हैं, तो इसको संडे आउटफिट इसलिए बोला गया है। अब यहाँ पे एम हैमिल इतना रेडी होके आए थे, तो फ्रांस को लगा कि यार ऐसे कपड़े तो ये जब तब पहनते हैं जब कोई विजिट पे आ रहा होता है, क्या मैटर है। आज एंटायर स्कूल, पूरा स्कूल बहुत ही एक स्ट्रेंज और बहुत ही एक सीरियस लुक लेके बैठा था। एंड बैक बेंचेस जो थी वो ऑक्यूपाइड थी बाय द विलेज पीपल। तो विलेज के जो पीपल थे वो बैक बेंचेस पे आके बैठे हुए थे। क्यों बैठे हुए थे, एम हैमिल को थैंक यू करने आए थे। एम हैमिल डिमांडेड फुल अटेंशन एंड अनाउंस दैट इट वाज टू बी द लास्ट लेसन इन फ्रेंच। अब एम हैमिल ने फाइनली बात बताई कि आज हमारा फ्रेंच में आखिरी लेसन है। हैड रिसीव्ड ऑर्डर्स फ्रॉम बर्लिन। बर्लिन क्या है, अभी मैंने स्टार्ट में बताया था, प्रूशिया का कैपिटल है, जर्मनी का कैपिटल है, एंड आज भी ये जगह कैपिटल ही है जर्मनी की। टू टीच ओनली जर्मन इन स्कूल्स ऑफ एल्सेस एंड लॉरेन। द न्यू टीचर वॉज गोइंग टू ज्वाइन द नेक्स्ट डे। तो जो फ्रेंच के आखिरी जो आज लेसन है उसके बाद अब जो जर्मन पढ़ाई जाएगी, जो जर्मन पढ़ाने के लिए टीचर आने वाले थे वो कल से ही आ जाएंगे। A grim realization dawns on the narrator. Realize that he had so much more yet to learn. अब एकदम से झटका पड़ गया उस बच्चे को कि अरे यार अभी तक तो मैंने कुछ पढ़ा ही नहीं है, मुझे तो अपने भाषा के बारे में कुछ आता ही नहीं है। छोटा था, ज़्यादा समझ भी नहीं पाया होगा, बस थोड़ा सा घबरा गया। फेल्ट सॉरी फॉर वाइलिंग अवे हिज टाइम एंड स्किपिंग हिज लेसन्स। और अब एकदम से उसको रिग्रेट होने लगा कि अरे यार मैंने काश पढ़ाई को समय रहते सीरियसली ले लिया होता, काश पढ़ाई को समय रहते मैंने कर लिया होता। नाउ डिड नॉट वॉन्ट टू पार्ट विथ हिज बुक्स ऑफ ग्रामर एंड हिस्ट्री। और अब इसको अपनी हिस्ट्री और अपनी ग्रामर की बुक्स के साथ अपना गैप नहीं बढ़ाना था, मतलब इसको पढ़ाई ही करनी थी। फॉरगॉट ऑल अबाउट टीचर्स रूलर एंड हिज क्रैंकी नेचर। क्रैंकी यानी टीचर का जो चिड़चिड़ा नेचर है उसके बारे में ये बिल्कुल भूल गया था। रियलाइज दैट एम हैमिल हैड वॉर्न हिज फाइन संडे क्लोथ्स इन ऑनर ऑफ द लास्ट लेसन। और अब समझ आता है कि एम हैमिल हमसे आखिरी बार मिले थे, इसीलिए एम हैमिल ने आज इतने बढ़िया बढ़िया कपड़े पहने हैं। अब जो विलेजर्स आए थे, विलेजर्स गैदर्ड इन द क्लासरूम, वो भी रिपेंटेंस के लिए आए थे, यानी वो भी अपना रिग्रेट शो करने आए थे कि उन्होंने पढ़ाई क्यों नहीं करी, एंड थैंक करने आए थे मास्टर को यानी एम हैमिल को कि 40 इयर्स तक उन्होंने इसी स्कूल में बढ़िया से पढ़ाया, एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट फॉर द कंट्री। इस देश के बच्चों को पढ़ाया। अब तो कोई मतलब ही नहीं रहा ना, क्योंकि कल से तो सबको फिर जर्मन सीखनी है, ज़ीरो पे ही आ गए सब फिर से, तो थोड़ा सा उनको गिल्ट हो रहा था। ठीक है, अब एम हैमिल जब फ्रांस से बोलते हैं कि रूल बताओ, पार्टिसिपल्स का जो टेस्ट था वो लेते हैं, फ्रांस नहीं बता पाता है, एंड फ्रांस विश करता है कि काश मैं ये रूल फ्लॉलेसली रिसाइट कर पाता। फ्लॉलेसली यानी बिना किसी कमी के बता पाता। फील्स गिल्टी, है ना, ऑन गेटिंग एवरीथिंग मिक्सड अप। फ्रांस को बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि मैंने सब गुचड़ पुचड़ कर दिया। एम हैमिल डज नॉट स्कोल्ड फ्रांस, और एम हैमिल ने फ्रांस को बिल्कुल स्कोल्ड नहीं किया। कमेंट्स अपॉन मैन्स नेचर ऑफ पोस्टपोनिंग थिंग, बोलते हैं कि ये तुम्हारी नहीं, यह हमारे पूरे शहर की आदत है कि हम चीज़ें कल पे टालते हैं, यह हम सबकी आदत है कि हम चीज़ें कल पे टालते हैं और आज सीरियसली नहीं लेते काम को। मेक स्टूडेंट रियलाइज द आयरनी ऑफ नॉट बीइंग एबल टू स्पीक और राइट फ्रेंच इन स्पाइट ऑफ बीइंग अ फ्रेंचमैन। तो बोलते हैं कि तुम इस देश के
होके अपनी मातृभाषा ना बोल पाओगे और ना लिख पाओगे तो तुम इस देश के कहलाने के लायक क्या हो, है ना। और बोलते हैं कि पेरेंट्स की भी गलती है कि वो बच्चों को 2 पैसे ज़्यादा कमाने के लिए फार्म पे भेज देते हैं, फैक्ट्री पे भेज देते हैं। मेरी भी गलती है कि जब मेरे को फिशिंग जाने का मन होता था मैं तुम्हें छुट्टी दे देता था, क्लास के बीच में मैं तुम्हें अपने पौधों को पानी डालने के लिए भेज देता था। और बात करते करते अब वो बहुत इमोशनल हो गए तो वो फ्रेंच लैंग्वेज की तारीफ करते हैं, प्रेज करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, कॉल्स इट द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, बोलते हैं कि ये भाषा दुनिया की सबसे खूबसूरत भाषा है। आस्क द स्टूडेंट्स ऑलवेज टू ऑलवेज गार्ड इट एंड नेवर फॉरगेट इट, बोलते हैं कि इस भाषा का अस्तित्व हमेशा रखना। गिव्स देम लास्ट लेसन इन ग्रामर, ग्रामर में पढ़ाते हैं सबको, न्यू नोटबुक्स देते हैं जिस नोटबुक पे बढ़िया से फ्रांस एल्सिस लिखा रहता है। ये भी बोला था इन्होंने कि हमारी जो भाषा है ये सबसे ब्यूटीफुल है, सबसे लॉजिकल है और सबसे क्लियर है, ठीक है। मोस्ट ब्यूटीफुल, लॉजिकल एंड द क्लियरेस्ट लैंग्वेज, तो ये 3 वर्ड आपके कीवर्ड हैं, ठीक है। फिर ये सबको पढ़ाते हैं, हिस्ट्री में भी बढ़िया से लेसन देते हैं एंड सभी बच्चों के सारे लेसन आखिरी तक सुनते हैं। हिस्ट्री पढ़ाते हैं बच्चों को, बहुत ही ज़्यादा इमोशनल माहौल हो जाता है। जैसे ही चर्च क्लॉक में 12 बजते हैं, ट्रम्पेट्स मतलब जब वो ड्रिलिंग की प्रैक्टिस होती है तो ड्रमिंग भी होती है साथ में, तो वहाँ पे आवाज़ आती है एंड ओवरवेल्म्ड विथ इमोशंस एम हैमल बहुत ही ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। बड़ा बड़ा बोर्ड पे ऐसे लिखते हैं विवे ला फ्रांसे, विवे ला फ्रांसे मतलब कि मेरा ये जो देश है, मतलब ऐसे कहते हैं आबाद रहे, जिंदाबाद रहे, बढ़िया रहे, कभी वॉर में हारे ना। मतलब इनको अपने देश के प्रति बहुत ही ज़्यादा सम्मान महसूस हो रहा था। तो एक इशारा करते हैं, एक जेस्चर करते हैं कि अब तुम लोग सब जा सकते हो, और कुछ भी नहीं बोलते हैं, बोलने की कोशिश करते हैं बट बोल ही नहीं पाते क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हो गए थे। ऐसे लग रहा था बस अभी रोने ही वाले हैं। और यहाँ पे आपका चैप्टर होता है ख़त्म। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर था, ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर था। आज और जल्दी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट वाज फ्रांस एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विथ स्कूल फॉर दैट prepared with for school that day? He was expected to be prepared with the rule for the use of participles. तो participles का जो रूल होता है वो उसको लर्न करके आज स्कूल में जाना था। What did France notice that was unusual about the school that day? Unusual यानी कि usual अक्सर, अनयूजुअल यानी अक्सर के अलावा। सो ही नोटिस दैट इट वॉज ऑल वेरी स्टिल, काम, क्वाइट लाइक संडे मॉर्निंग, वाइल ऑन अदर डेज इट यूज टू बी ग्रेट हसल एंड बसल। तो फ्रांस ने नोटिस किया कि आज जो स्कूल है वो बहुत ही ज़्यादा शांत है, बहुत ही ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा शांति बनी हुई है वहाँ पे। अदर डेज पे मतलब बाकी दिनों पे यूजुअली वहाँ पे बहुत शोर शराबा होता था। द साउंड कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, इतना शोर शराबा होता था कि बाहर रोड तक आवाज आती थी। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द डेस्क, लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी लाउडली एंड टीचर्स ग्रेट रूलर रैपिंग ऑन द टेबल। तो बच्चे जब यूनिसन में यानी एक ग्रुप में सब बच्चे अपना लेसन गाते थे, रिवाइज करते थे, उसकी आवाज़ आती थी। टीचर के रूलर की रैपिंग की आवाज़ आती थी, है ना। बट ऑन दैट डे, बट आज होल स्कूल लुक्ड स्ट्रेंज एंड सोलम, सोलम यानी कि वेरी पीसफुल। पूरा स्कूल बहुत ही ज़्यादा अजीब, बहुत ही ज़्यादा शांत था एंड ये चीज़ फ्रांस के लिए बहुत ही ज़्यादा सरप्राइजिंग थी और अनयूजुअल थी, ठीक है। अनयूजुअल यानी कि अलग थी। What had been put up on the bulletin board? It was about an order from Berlin. एक ऑर्डर आया था बर्लिन से that only German was to be taught in the schools of Alsace and Lorraine. तो easy answer but yes, a very important answer. Why did France not want to go to school that day? उस दिन फ्रांस स्कूल क्यों नहीं जाना चाहता था? France was late for school. He thought that the teacher would scold him and he would ask questions on participles. तो फ्रांस स्कूल के लिए लेट हो गया था, इसको लगा था टीचर इसको डांटेंगे। फ्रांस did not know anything about participles, so he thought of running away and spending the day out of doors. और ऐसा इसके मन में ख्याल आया कि आज मैं अपना दिन बाहर ही गुजारता हूँ, ठीक है। आ गई बात ये समझ। एक ये क्वेश्चन है, इसका आंसर सेम है, बस क्वेश्चन की फ्रेमिंग अलग है। व्हाट वाज द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन एंड व्हाट चेंजेस डिड इट कॉज इन स्कूल? तो ऑर्डर
क्या था, जर्मन पढ़ाई जाएगी। स्कूल में चेंजेस क्या है कि स्कूल बहुत शांत था, तो दो जो आंसर किए उसको मर्ज करके लिख दो, या यूजुअल वाले आंसर को थोड़ा सा ऐड ऑन कर दो। ठीक है, सो ये तो बिल्कुल ही बढ़िया सा आंसर है। और हमारे पास क्या है क्वेश्चन, ये रहा। How was M. Hamill dressed on his last day in school? He was dressed in his best clothes. He wore green beautiful coat and a frilled shirt. Also, he wore a little black silk cap. He always wore this dress on inspection and prize distribution days. तो ये वाले जो क्लोथ्स होते हैं ये स्पेशल डेज पे पहन के आते थे एम हैमिल। तो आज भी उन्होंने ये कपड़े पहने थे क्योंकि आज क्या है, आखिरी लेसन था। ठीक है, आज लास्ट लेसन था, आखिरी बार बच्चों से मिल रहे थे, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। Why did Hauser and the other villagers come to attend the last lesson? Hauser कौन होता है, फार्मर। तो Hauser, मेयर, पोस्टमास्टर, ये सब आए थे एम हैमिल को थैंक यू करने। सो दे केम टू थैंक एम हैमिल फॉर हिज 40 years of faithful service। एम हैमिल को थैंक यू करने के लिए आए थे। दे सैट ऑन द लास्ट बेंचेस विथ स्टूडेंट। ठीक है, स्टूडेंट्स के साथ बैठे हुए थे वहां पे। चलो एक क्वेश्चन और है लास्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड एम हैमिल टेल द स्टूडेंट्स अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज? व्हाट डिड ही आस्क देम टू डू एंड व्हाई? ही टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट फ्रेंच इज द मोस्ट ब्यूटिफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। ही ऑल्सो सेड दैट इट वॉज द क्लियरेस्ट एंड द मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज। तो 3 कीवर्ड है, ब्यूटिफुल, लॉजिकल एंड क्लियरेस्ट। ही वॉन्टेड टू कीप इट अलाइव एंड नेवर फॉरगेट इट। वही इस लैंग्वेज को जिंदा रखना चाहते थे, अलाइव रखना चाहते थे, एंड कभी भूलना भी नहीं, बोलते थे कि कभी इस लैंग्वेज को भूलना मत। ओके, सो हमारा चैप्टर 1 यहाँ पे होता है डन। अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ द थर्ड लेवल। अब बेसिकली थर्ड लेवल समझने के लिए हमें एक कैरेक्टर के बारे में समझना पड़ेगा। कैरेक्टर का नेम है चार्ली, जो कि 31 ईयर ओल्ड एक मैन है। और ये कहाँ पे काम करते हैं, ये न्यूयॉर्क सिटी में रहते हैं, मतलब न्यूयॉर्क में ही काम करते हैं। एंड ये एक बढ़िया मतलब लाइफ है इनकी, इनको कोई दिक्कत नहीं है। इनकी वाइफ भी है, इनकी वाइफ का नाम है लुइजा। ठीक है, तो बढ़िया चल रहा है इनका, सब खुश है, ये ऐसा बोलते हैं। बट क्या हुआ कि ये एक बार, ठीक है, एक बार एक स्टेशन से, क्या है स्टेशन का नाम, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। एक स्टेशन से क्या करते हैं, एक ट्रेन पकड़ने की कोशिश करते हैं, जिससे ये अपने घर पहुंच जाए, अपनी वाइफ के पास। अब देखो स्टेशन कैसे होगा, ये मतलब हमारा जो रोड होता है वो इनके ना बेसमेंट में स्टेशन है। ठीक है, बेसमेंट, ये बेसमेंट फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ से स्टेशन है जो ट्रेन्स कहाँ, ऑफिस वगैरह की तरफ जाती है। फिर जब आप और नीचे आ जाते हो तो इनका बेसमेंट में सेकंड फ्लोर है, यहाँ से वो वाली सारी ट्रेन्स हैं जो घरों की तरफ, रेसिडेंस की तरफ जाती हैं, ऑफिस वाले कमर्शियल एरिया के अलावा। अब क्या हुआ, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन, ये नाम इम्पॉर्टेंट है, ये ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के सेकंड फ्लोर पे आए थे, क्योंकि इनको घर वाली वो क्या है, ट्रेन लेनी थी, अपनी घर जाना था, अपार्टमेंट जाना था। अब क्या हुआ, ये सेकंड फ्लोर पे भटक रहे थे। ठीक है, घूम रहे थे और धोखे से कुछ ऐसा हुआ कि ये इधर से और नीचे आ गए। ठीक है, इधर से क्या आ गए, इधर से और नीचे आ गए, और ऐसा ये बोलते हैं कि मैं थर्ड फ्लोर पे आ गया ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन के। अब ये थर्ड फ्लोर मतलब यही कि थर्ड लेवल। तो सबसे पहले तो आपको चैप्टर का नेम समझ आ गया कि थर्ड लेवल क्या है, यानी कि थर्ड फ्लोर ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब यहाँ पे चैप्टर शुरू होता है कि न्यूयॉर्क सिटी के जितने भी प्रेसिडेंट्स हैं, यानी जितने भी हेड्स हैं, वहाँ के जितने भी ऑफिसर्स हैं, वो ऐसा दावा करेंगे कि सिर्फ 2 हैं, देयर आर ओनली 2। आपकी एनसीईआरटी में लिखा है देयर आर ओनली 2। क्या 2 बेटा, 2 फ्लोर्स, सिर्फ और सिर्फ क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 फ्लोर्स है। बट आई क्लेम, बट चार्ली बोलता है कि देयर आर 3, बट मैं बोलूंगा कि 3 वहां पे फ्लोर्स है। क्यों, क्योंकि वो खुद थर्ड फ्लोर पे जा चुका है। अब सिर्फ ये नहीं कि एक नया फ्लोर है, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो नया फ्लोर है ये टाइम में चार्ली को 1894 में ले गया। ये ईयर याद रखना, यहाँ से एमसीक्यू आपका बन सकता है। बेसिकली यहाँ पे जो
दोनों फ्लोर हैं ये नॉर्मल फ्लोर हैं, बट ये वाला जो फ्लोर है कह सकते हैं हम कि ये एक टाइम ट्रैवल वाला फ्लोर है जो चार्ली को समय में पीछे ले गया, जो चार्ली को समय में पास्ट में ले गया। ठीक है, तो यहाँ से ऐसे करके चैप्टर शुरू होता है। चार्ली बताता है कि बहुत कैजुअली मैं घूम रहा था, मैं कोई हरी में नहीं था, मेरे को सिर्फ घर जाना था, बट मैं सेकंड फ्लोर पे ही था, मेरे को लेफ़्ट की तरफ एक रास्ता दिखा, मैं लेफ़्ट की तरफ एक रास्ता गया, कुछ सीढ़ियाँ में नीचे उतरा और मैं थर्ड फ्लोर पे आ गया जो मेरे को समय में पीछे ले गया। अब चार्ली जब समय में इतना पीछे चला गया तो चार्ली चाहता है कि वो यहाँ से ही टिकट खरीद के गेल्सबर्ग चले जाए। चार्ली गेल्सबर्ग में रहता था बचपन में, इलिनॉस में ये एक जगह है, तो ये चाह रहा था कि ये गेल्सबर्ग में क्या है सेटल हो जाए अपनी बीवी के साथ। तो जब ये थर्ड लेवल पे पहुंचा था जिसका माहौल बहुत ही ज़्यादा अलग था, इसने कोशिश करी थी वहाँ से टिकट खरीदने की। ठीक है, इसने कोशिश करी थी वहाँ से टिकट खरीदने की, थर्ड लेवल की, है ना, इसने कोशिश करी थी कि ये वहाँ से थर्ड लेवल की टिकट खरीदता है। देखो ये है थर्ड लेवल, ठीक है, ये आज भी एक स्टेशन है। अब जब ये वहाँ पे पहुँचा, ठीक है, ये जब वहाँ पे पहुँचा ऐसे सेकंड फ्लोर से टेढ़ा रास्ता गया, ये जाके थर्ड लेवल पे पहुँचा। सबसे पहले तो इसने थर्ड लेवल पे पहुँच के देखा कि वहाँ पे जो लोकोमोटिव है, ठीक है, वहाँ पे जो लोकोमोटिव है यानी वहाँ पे जो ट्रेन है वो स्टीम इंजन वाली ट्रेन है। ठीक है, वो कौन सी ट्रेन है, वो स्टीम इंजन वाली ट्रेन है। तो इसको कुछ डाउट हुआ कि पहले चलती थी ये ट्रेन, अभी तो नहीं चलती। फिर इसने वहाँ के लोगों का क्या देखा, फैशन देखा, वहाँ के लोगों का इसने फैशन देखा। ठीक है, वहाँ के लोगों के इसने कपड़े देखे, तो वहाँ के लोगों का जब इसने ड्रेसिंग सेंस देखा तो इसको फिर डाउट हुआ कि ऐसे कपड़े तो बहुत ही पहले समथिंग 1890s के आसपास चला करते थे। फिर इसने वहाँ के लोगों की मूंछों की स्टाइल देखी, ठीक है, लोगों के साइड बर्न्स देखे, ठीक है, ये होते हैं साइड बर्न्स, तो लोगों के साइड बर्न्स देखे, लॉन्ग साइड बर्न्स थे लोगों के। साथ ही साथ वहाँ पे लोगों ने हैंडल बार वाली मुस्टैच लगाई हुई थी। तो इसको धीरे धीरे इन सारी चीज़ों से डाउट हो रहा था। इवन वहाँ पे जो विमेन थी उन्होंने ऐसे मटन लेग, ऐसे चिकन लेग वाले स्लीव्स के कपड़े पहने हुए थे, तो इसको थोड़ा सा डाउट हो रहा था। फिर इसने फाइनली क्या किया, फिर इसने वहाँ पे इस न्यूज़पेपर को पढ़ने की कोशिश की। न्यूज़पेपर का नाम है दी वर्ल्ड। अब इसने सोचा कि दी वर्ल्ड, अभी तो न्यूज़पेपर कोई आता ही नहीं है, ये तो बहुत पहले आता था, और न्यूज़पेपर में भी जो प्रेसिडेंट का नाम था वो प्रेसिडेंट तो अभी है ही नहीं। फिर इसका दिमाग चला कि न्यूज़पेपर में डेट भी तो होगी, तो इसने डेट चेक की, डेट निकली 11 जून 1894, और वहाँ से इसको कंफर्म हो गया कि यस, मैं टाइम ट्रैवल करके पीछे आ गया हूँ, और ये जो स्टेशन है ये एक बहुत ही मैजिकल स्टेशन है। अब इसका दिमाग चला कि मैं क्या करता हूँ, मैं टिकट काउंटर से 2 टिकट खरीद लेता हूँ अपने लिए और अपनी वाइफ लुइजा के लिए गेल्सबर्ग की। तो गेल्सबर्ग एक ऐसी जगह है, अगर आप देखो इस जगह को तो ये सिटी लाइफ से बहुत अलग जगह है। यहाँ पे कोई बड़े बड़े क्या बिल्डिंग्स नहीं है, दूर दूर तक अगर आप देखो तो बहुत ओपन फील्ड्स हैं, ग्रीन फील्ड्स हैं। साथ ही साथ ये ऐसे बड़े बड़े घर हैं, मतलब इतने बड़े घर न्यूयॉर्क में नहीं है, न्यूयॉर्क में अपार्टमेंट्स ज़्यादा चलते हैं। तो इसको ये वाली लाइफ वापस चाहिए थी। इस लाइफ में क्या है, इस लाइफ में स्ट्रेस नहीं है, इस लाइफ में क्या है, नो स्ट्रेस, इस लाइफ में बिल्कुल भी क्या है, स्ट्रेस नहीं है। तो इसको ये वाली लाइफ वापस चाहिए थी। अब जब ये टिकट काउंटर वाले के भैया के पास जाता है टिकट खरीदने गेल्सबर्ग की 2, तो अब चार्ली तो अभी वाले टाइम से गया। 1894 की करेंसी अलग होती थी, करेंसी यानी नोट अलग होते थे, प्रेसिडेंट अलग था, गवर्नमेंट अलग थी, वॉर्स नहीं हुए थे, तो बहुत चीज़ें अलग थी। तो चार्ली जब वहाँ पे गया तो वहाँ पे जो भैया बैठे थे उसने चार्ली को ऐसे घूरा, और चार्ली समझ गया कि ये पैसों की वजह से घूरा, और चार्ली वहाँ से एस्केप करके भाग गया, सिर्फ इसी उम्मीद में कि अगर ये बहुत देर में यहाँ रुक जाता तो ये मेरे को फेक मनी के नाम पे पकड़ के जेल में डाल देता, और तब के ज़माने में भी जेल में जाने में कुछ भलाई नहीं थी। तो ऐसा हुआ, चार्ली वहाँ से भाग के आ गया। अब चार्ली को ना ये बात बतानी थी, तो चार्ली ने ये बात अपने फ्रेंड को बताई जो कि जिसका नाम है सैम, जो कि एक साइकाट्रिस्ट है। अब सब ने चार्ली की बात सुन के बोला कि नहीं भाई, तू तो थोड़ा सोच रहा है, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ होगा, शायद तू नींद में ही है, या तूने दिन में कोई सपना देख लिया होगा, क्योंकि तू अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में
में हैं। ये जो मॉडर्न वर्ल्ड है, वर्ल्ड वॉर के बाद जो प्रेशर आ गया है काम का, पैसों का, इस सब का, इकोनॉमी जो बन गई है, उसकी वजह से हमारे ऊपर कांस्टेंट इनसिक्योरिटी रहती है, प्रेशर रहता है काम करने का, पैसा कमाने का। तो शायद तू घबरा रहा है, तू खुश नहीं है अपने जीवन में, इसीलिए तू सिर्फ एक एस्केप ढूंढ रहा था, यानी तू भाग जाने की एक कोशिश कर रहा था। बट चार्ली ने बोला कि हाँ मे भी होगा, और इसने और इसकी वाइफ ने कुछ समय तक क्या है थर्ड लेवल ढूंढा, बट फिर इन्होंने थर्ड लेवल ढूंढना बंद कर दिया। अब चार्ली के बारे में एक और बात बताई गई है कि चार्ली को ना स्टैम्प कलेक्शन का शौक था। ऐसे स्टैम्प होते हैं, गवर्नमेंट इशू करती है, तो चार्ली को स्टैम्प कलेक्शन का शौक था। और ये स्टैम्प कलेक्शन का शौक चार्ली को खुद से नहीं था, इसके ग्रैंडफादर को भी शौक था, फिर इसके ग्रैंडफादर ने इसके पापा को वो पूरा कलेक्शन पास ऑन किया, फिर इसके पास आया। यानी उसमें बहुत ही पुराने पुराने स्टैम्प भी थे। स्टैम्प के होते, जब आप लेटर लिखते हो तो आप उसमें स्टैम्प लगाते हो, तो ऐसे स्टैम्प वगैरह इसको कलेक्शन का शौक था। तो चार्ली जब अपना थर्ड लेवल इसको नहीं मिला, तो ये अपने आप का मूड फ्रेश करने के लिए फिर से अपने स्टैम्प कलेक्शन के शौक पे आ जाता है और फिर से स्टैम्प कलेक्शन की तरफ अपना ध्यान करता है। उसमें इसने इसको एक दिन, एक रात में, जब ये एक बैठ के ऐसे अपना स्टैम्प कलेक्शन देख रहा था, एक दिन इसको उधर एक फर्स्ट डे इशू मिलता है, फर्स्ट कवर मिलता है, फर्स्ट डे कवर मिलता है। बेसिकली फर्स्ट डे कवर क्या होता है, जब गवर्नमेंट कोई नया स्टैम्प रिलीज़ करती है, ठीक है, गवर्नमेंट जब नया कोई स्टैम्प इशू करती है, तो जो स्टैम्प कलेक्टर्स होते हैं वो एक खाली लेटर में वो खुद को ही पोस्ट कर देते हैं, जस्ट एज अ प्रूफ कि जिस दिन रिलीज़ हुआ था उसी दिन हमने क्या है मतलब उसी दिन हमने उसको ले लिया कलेक्शन में अपने। तो क्या हुआ, चार्ली ने वो कलेक्शन अपना जो उसके ग्रैंडफादर ने दिया था बहुत बार देख रखा था। अब एक वहाँ जो फर्स्ट डे कवर था, ऐसा था जो चार्ली ने आज से पहले इतने सालों में कभी नहीं देखा, और वो भी गेल्सबर्ग से आया था और उसमें डेट भी 1894 की थी। तो चार्ली को थोड़ा सा डाउट हुआ कि ये कहाँ से आया है। चार्ली ने खोल के देखा तो वैसे तो फर्स्ट डे कवर्स क्या होते हैं बेटा, खाली होते हैं, ठीक है, अंदर ब्लैंक पेपर होता है, क्योंकि वो सिर्फ प्रूफ के लिए होते हैं कि हमने उसी दिन स्टैम्प कलेक्ट कर लिया था। बट ये वाला फर्स्ट डे कवर जो था, इसमें लिखा हुआ था कुछ कुछ, और ये चार्ली के ग्रैंडफादर की एड्रेस पे, ये जो ईयर है ना, इस ईयर में चार्ली के ग्रैंडफादर अलाइव थे, तो ग्रैंडफादर की एड्रेस पे गेल्सबर्ग में किसी ने भेजा था। अब वो कोई कौन है, वो कोई है सैम, ठीक है, वो कोई कौन है, वो कोई है सैम, क्योंकि सैम ने थर्ड लेवल डिस्कवर कर लिया एंड वो थर्ड लेवल पे वहाँ पहुँच गया। यानी चार्ली की थर्ड लेवल वाली बात क्या पता सच भी थी। एंड सैम अपने लेटर में चार्ली को इनवाइट करता है, आई एम इनवाइटेड ओवर, मतलब बताता है कि यहाँ गेल्सबर्ग में माहौल बहुत अच्छा है, बहुत समर वाला माहौल है, कोई काम का प्रेशर नहीं है, ऑफिस का कोई प्रेशर नहीं है, एंड बोलता है कीप लुकिंग, मतलब ढूंढते रहो थर्ड लेवल। चार्ली एंड लुइजा बोलता है थर्ड लेवल को ढूंढते रहो, जब तक तुम्हें थर्ड लेवल मिलता नहीं है, ये जगह वर्थ इट है, तुम वो स्ट्रेस लोगे, थर्ड लेवल ढूंढोगे, तभी तुम क्या है समय में पीछे आ जाओगे, जब कोई लड़ाई वड़ाई नहीं होगी। तो ये चैप्टर था एंड यहीं पे ही ये चैप्टर क्या है ख़त्म हो जाता है। अब कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। सबसे पहला, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी। अब यहाँ पे ना ये चैप्टर आपके थिंकिंग पे है, आपको लग रहा है कि हाँ थर्ड लेवल सही में था तो आप मान लो थर्ड लेवल सही में था, अगर आपको लग रहा है नहीं था, चार्ली की इमेजिनेशन थी, तो आप वो भी लिख सकते हो। सो द सेंट्रल थीम ऑफ द थर्ड लेवल इज द एस्केप फ्रॉम द मॉडर्न रियलिटी इनटू इमेजिन्ड पीसफुल पास्ट। हमें लगता है क्योंकि पास्ट में तो हम रहे नहीं है, हमने अपने दादाजी, हमने दादी जी, नाना नानी सबसे बस ये कहानियाँ सुनी है कि तब लड़ाई नहीं थी, तब सब भाईचारे में रहते थे, तो हम इमेजिनेशन में है कि पास्ट पीसफुल था, क्या पता नहीं भी हो। अब उसके बाद हम लोग इस चैप्टर की सेंट्रल थीम ये बोल सकते हैं कि ये एक एस्केप है, यानी ये एक कह लो कि एक ये रियलिटी से एक क्या है छुटकारा है। आजकल की जो रियलिटी है वो क्या है कि हम लोग बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में हैं, तनाव में हैं। द स्टोरी हाईलाइट्स हाउ पीपल लिविंग इन स्ट्रेसफुल मॉडर्न लाइफ ऑफन ड्रीम ऑफ सिंपलर एंड हैप्पियर वर्ल्ड, कि जो लोग बड़े बड़े शहरों में रहते हैं वो कैसे चाहते हैं कहीं ना कहीं कि वो एक सरल आसान जीवन
पहले जीते। इट ऑल्सो एक्सप्लोर्स द पावर ऑफ इमेजिनेशन एंड द थिन बाउंड्री बिटवीन रियलिटी एंड फैंटेसी। तो इमेजिनेशन को दिखाता है और बताता है कि कैसे रियलिटी और फैंटेसी, यानी रियलिटी हकीकत और फैंटेसी यानी इमेजिनेशन में क्या फर्क है। ठीक है, फिर सिंपल क्वेश्चन, व्हाट डज थर्ड लेवल रेफर टू? द थर्ड लेवल रेफर्स टू द सबवे या फ्लोर ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। आप इसको बहुत इजी टर्म्स में थर्ड फ्लोर ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन भी बोल सकते हो। सबवे इसलिए बोला गया है क्योंकि वो बेसमेंट में था। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली? चार्ली को जो सैम ने लेटर लिखा उससे आप क्या मतलब निकाल सकते हो? सैम्स लेटर मेड द स्टोरी मोर चार्मिंग एंड सम मोर अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस अराइज्ड। मतलब कुछ और क्वेश्चंस इधर से हमारे पास निकल के आते हैं। थ्रू दिस लेटर ही टोल्ड चार्ली दैट ही वाज राइट अबाउट थर्ड लेवल। तो इस लेटर से हमें कह लो एक प्रूफ मिल गया कि यस सैम वाज करेक्ट, कि यस चार्ली वाज करेक्ट और थर्ड लेवल सही में ही एग्जिस्ट करता है। ही ऑल्सो इन्वाइटेड चार्ली एंड हिज वाइफ टू गेल्सबर्ग वेयर ही हैड बीन लिविंग फॉर 2 वीक्स। तो सैम ने इन्वाइट किया कि भाई ढूंढता रहे थर्ड लेवल, एक बहुत ही बढ़िया जगह है और तुझे यहाँ पे आना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल फॉर आवर क्लास टुडे। आई होप दोनों चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। इफ यस ड्रॉप अ कमेंट एंड मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, हैप्पी लर्निंग, हैव अ गुड डे अहेड, टेक केयर एंड बाय बाय।